हेलो फ्लिक्सर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपका दिन शानदार जा रहा। तो आज की मूवी में हमें दिखाया जाता है एक एरिया जो कि बड़े बड़े तूफान से ढका हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक सोलर फ्लेयर धमाका हुआ था जिसके कारण ओजोन लेयर पूरी की तरह नष्ट हो चुकी है और यहाँ का तापमान 65 डिग्री सेल्सियस जा चुका है, जिसके कारण रेत के बहुत बड़े बड़े ऊंचे तूफान का आना यहाँ आम बात है। अब हमें बताया जाता है कि क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना अधिक है, इसके कारण यहाँ की रेडिएशन इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी बिना किसी स्पेशल सूट के सरवाइव कर ही नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कहानी का मेन लीडर जो कि एक स्पेशल सूट पहना हुआ है, उसके हाथ में एक अलार्म भी है ताकि वो वापस भी जा सके। अब तभी हमें देखते हैं कि वो अपने एक साथी रोबोट के साथ किसी मॉल के अंदर खाना लेने के लिए आए। अब उसे यहाँ पर काफी फालतू की चीजें भी मिलती है, जैसे कि लोगों की लाशें और उनका बिखरा हुआ सामान, जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि फिलहाल उसे बस खाना ही चाहिए था। पर उसे खुद के लायक ना मिल करके बल्कि उसके कुत्ते के लायक एक भोजन जरूर मिल जाता है और यहाँ पर वो खुश हो जाता है। उसका मानना था कि आज किसी न किसी की पार्टी जरूर होने वाली है। दरअसल उसका इशारा था अपने डॉग की तरफ और उसका डॉग उसे बहुत ज्यादा प्रिय था। अब यहाँ पर वो एक मार्क लगाता है और ये मार्क इसलिए था ताकि इसे याद रहे कि इस मॉल में वो पहले ही आ चुका है। अब वो अपनी एक बड़ी सी ट्रक जैसे गाड़ी में बैठता है और सभी छोटी गाड़ियों को मतवाले हाथी की तरह कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा खूंखार सा तूफान बढ़ रहा है। इतना देखने के बाद वो गति को बढ़ाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि जल्द से जल्द उसे अपने बंकर में पहुंचना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो इस तूफान की चपेट में ऐसे उड़ जाएगा जैसे तो तंबू तबूले। अब हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी सुरक्षित अपने बंकर में पहुंच चुका है और यहाँ आकर के वो एक रोबोट के ऊपर काम कर रहा है। दरअसल इस आदमी का नाम है फिंच और ये एक रोबोट इंजीनियर है और अभी ये जिस बंकर में है ये उसी कंपनी के बंकर में है जहाँ ये काम किया करता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिंच यहाँ पर अपनी रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च कर रहा है एक ऐसे रोबोट को तैयार करने में जिसको बोला जाता है ह्यूमनॉइड्स। दरअसल ये इस तरीके के रोबोट है जो कि हूबहू इंसान की नकल कर सकते हैं और जो जो इंसान कर सकता है वो ये सब करने में सक्षम है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उसका ये मानना था क्योंकि अगर उसकी कल को मृत्यु हो गई तो ये रोबोट उसके कुत्ते का ध्यान रख सकेगा। और एक दिन वो आ जाता है जब उसका मिशन सक्सेसफुल होता है और वो रोबोट बोल उठता है। अब इसे देखने के बाद फिंच बहुत खुश होता है और फिलहाल उसको कुछ टेस्ट से गुजरना होगा ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये रोबोट रहने लायक है भी या नहीं। यहाँ पर फिंच ने इस रोबोट में 4 रूल्स डाले थे इसको प्रोग्राम करते वक्त। अब वो पूछता है कि पहला वाला रूल बताओ। तभी रोबोट बोलता है कि कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को चोट नहीं लगने देगा और ना ही उसका कभी नुकसान करेगा। और फिंच यहाँ पर काफी खुश हो जाता है और बोलता है सीधे ही चौथा वाला रूल बताओ। तभी रोबोट बोलता है कि फिंच के जाने के बाद वो उसके डॉग का ध्यान रखेगा और उसकी सारी जरूरत की चीजें पूरी करेगा। दरअसल ये वाला रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसीलिए फिंच ने इसको बनाया है। और हमें यह भी बताया जाता है कि फिंच एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसके कारण उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है और इसीलिए उसने इस रोबोट को जन्म दिया है। तभी वहां पर लाइट चली जाती है। फिंच तुरंत ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के वो माहौल देखता है तो उनकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान बढ़ रहा है बहुत तेजी से। अब इतना देखने के बाद फिंच फटाफट से नीचे जाता है और अपने रोबोट को कनेक्ट कर देता है सीधे वेदर स्टेशन से। अब उस रोबोट से पूछता है कि मुझे जल्दी से पूरी जानकारी दो इस तूफान के बारे में। यहाँ पर वो रोबोट बताता है कि ये तूफान अगले 24 घंटे में उन तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर कम से कम 40 दिनों तक रहने वाला है। अब ये सुनने के बाद फिंच काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि 40 दिन का समय बहुत लंबा होता है और इस दौरान वो जिंदा बच भी पाए कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। अब यहाँ पर फिंच डिसाइड करता है कि वो, उसका डॉग जिसका नाम है गुड डियर और ये न्यू रोबोट तीनों जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में जहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को। अब यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि जैसे तैसे करके हम जल्द से जल्द तैयारी कर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिंच अपने रोबोट को पूरी तरीके से ट्रेनिंग देना चालू कर देता है। अब क्योंकि उसके पास समय कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 72% जानकारी ही डाल पाता है। यहाँ पर रोबोट को हल्का फुल्का काम करना तो आ चुका था, जैसे कि चलना फिरना, आगे बढ़ना, हल्का फुल्का सामान उठा लेना और थोड़ी बहुत इंसानों की नकल कर लेना, पर इतने से पूरा काम नहीं बनने वाला है। वो समय आ जाता है जब ये सारे निकल जाते हैं वैन में अपनी बैठ करके सीधे वेस्ट डायरेक्शन में सैन फ्रांसिस्को के लिए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोबोट बाहर झांक करके काफी ज्यादा उत्साहित हो रहा था और वो बार बार फिंच से पूछ रहा था कि आखिर यहाँ के लोगों को हुआ क्या, यहाँ कोई कुछ दिख क्यों नहीं रहा। तभी यहाँ पर फिंच बोलता है इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं तुमको फिर कभी बताऊंगा। अब इसके बाद फिंच अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाता हुआ पहुंच जाता है सीधे एक थिएटर के बाहर। अब उसकी गाड़ी एक ऐसी स्पेशल गाड़ी थी जो कि रेडिएशन प्रूफ थी। अब वो अपना सूट पहन करके सीधे ही थिएटर के अंदर चल जाता है और वहां पर उसे ड्राइड पॉपकॉर्न मिलते हैं। अब वो इन पॉपकॉर्न को बाहर धूप में जैसे ही निकालता है वो अपने आप उबलने लगते हैं और
तैयार हो जाते हैं। अब ये देखने के बाद वो रोबोट भी काफी खुश होता है। अब यहाँ पर फिंच रोबोट को ये बता रहा होता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है, पर वो जैसे ही ऊपर देखते हैं तो तूफान उनका बहुत तेजी से पीछा कर रहा है। अब ये देखने के बाद फिंच फटाफट से गाड़ी में बैठता है और रोबोट को भी बैठा करके सीधे आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर ये जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, ये देख लेते हैं कि तूफान की रफ्तार बहुत तेज है और वो उसको हरा नहीं सकते। और फिंच डिसाइड करता है कि वो यहीं पर चारों ओर कॉर्नर्स के अंदर पिलर्स गाड़ेंगे और टेंट की मदद से अपनी गाड़ी को यहीं बांध देंगे। अब रोबोट भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो भी फिंच की बहुत अच्छी हेल्प करता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तूफान घुस चुका है और इनकी गाड़ी पूरी ऊपर नीचे हो रही होती है, पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि गाड़ी में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं आया होता, बस उसका टायर ही फटा होता है। अब इनके पास टायर तो था पर उसको उठाने के लिए जैक नहीं था, पर रोबोट भी कोई जैक से कम नहीं, वो अपने एक ही हाथ से पूरे ट्रक को उठा देता है। अब ये देखने के बाद फिंच भी काफी खुश हो जाता है और टायर बदल देता है। अब फिंच इतना खुश था कि वो यहाँ पर रोबोट को एक नया नाम देता है जो कि होता है जेफ, और इसकी इस कामयाबी से वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे काफी खुशी थी कि अब ये फाइनली कुछ चीजें सीखने लगा है। अब वो रात वो सारी वहीं बिताते हैं और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सोलर पैनल अपने आप सेंस करके खुल चुके और नीचे दिखाया जाता है तो जेफ वहां पर डॉग की नकल कर रहा है। तभी वहां पर फिंच बोलता है क्यों इतना शोर कर रहे हो सुबह सुबह। तभी जेफ बोलता है मुझे लगता है कि डॉग को मैं पसंद नहीं आया। तभी यहाँ पर फिंच बोलता है अरे ऐसा नहीं है, अभी बस वो तुम नए हो तो तुम्हारे साथ थोड़ा डर रहा है, जैसे जैसे तुम आदत में आओगे ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर फिंच को अचानक से बहुत ज्यादा खांसियां आने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी जेफ बोलता है कि क्यों ना मैं गाड़ी को चलाऊं, पर फिंच मना कर देता है, बोलता तुम कल ही तो पैदा हुएगा, तुम क्या गाड़ी चलाओगे। अब यहाँ पर जैसे ही एक रेस्टोरेंट आता है तो फिंच नीचे उतर करके चला जाता है। अब यहाँ पर फिंच अपना सूट नहीं लाया था क्योंकि वो छाव में उतर गया था। अब वो जैसे ही अंदर आता है तो उसकी तबीयत और बिगड़ चुकी थी। तभी उसका डॉग गुड डियर यहाँ पर भी आ जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेफ के दिमाग में गाड़ी चलाने का विचार घूमे जा रहा था और वो देखता है तो यहाँ पर फिंच नहीं था, तो मौके का फायदा उठा करके उछल उछल के बड़ी खुशी से गाड़ी में रेस दे देता है। अब जैसे ही फिंच देखता है बाहर गाड़ी चलते तो वो दौड़ता है तुरंत और देखता है तो जेफ ने वो गाड़ी सीधे आगे ले जाके ठोक दी है। अब इतना देखने के बाद यहाँ पर फिंच को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा है। अब वो यहाँ पर जेफ को बोलता है कि गाड़ी को वापस रिवर्स लेके आओ या मेरा सूट ला करके मुझे दो। अब यहाँ पर रोबोट को बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि गाड़ी चलाने को बोला जा रहा है, तो वो फिर से बैठ करके रिवर्स गेयर डाल देता है और पीछे गाड़ी को फिर ठोक देता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फिंच को, पर वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि जैसे ही वो कोशिश करता है उसका पूरा हाथ जलने लगता है क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर फिंच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि जेफ की उसको बहुत ज़रूरत है और जेफ को उसने किस लिए बनाया ये बात भी वो अच्छे से जानता है। अब वो यहाँ पर दोनों जैसे ही गाड़ी चलाते हैं तो फाइनली फिंच डिसाइड करता है कि जेफ को क्यों ना गाड़ी चलाना सिखाई जाए और वो जेफ को ड्राइविंग सीट पर बैठा करके बोलता है तुम्हारा समय आ चुका है ड्राइविंग सीखने का। अब जेफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत फास्ट लर्नर था, वो यहाँ पर गाड़ी को बहुत अच्छी से चलाने सीख जाता है, वो भी बहुत कम समय के अंदर। और ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पर फिंच का भरोसा भी जीत लेता है जेफ और फिंच को यहाँ पर विश्वास होने लगा था कि उसके पीछे से ये बहुत अच्छे से उसका डॉग का कहीं ना कहीं ध्यान जरूर रखने वाला है। अब यहाँ पर रात हो जाती है और जेफ फिंच से बोलता है कि हम लोग रात में सफर क्यों नहीं करते अगर दिन में इतना ही ज्यादा धूप और रेडिएशन होता है। तभी यहाँ पर फिंच बोलता है कि रात में सफर करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि कुछ अभी भी लोग ऐसे जिंदा है जो इसी बात का इंतजार करते हैं और वो दूसरों को सामान लूटने के लिए उतावले रहते हैं। अगर हमने ये गलती करी तो वो लोग हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं और हमारा सारा सामान लूट सकते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग दोपहर में ही ट्रेवल करते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिंच उठ करके अंदर चला जाता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, जबकि जेफ और उसका डॉग पूरी रात बाहर ही बिताते हैं। अगले दिन सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि फिंच की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जेफ अंदर आकर के देखता है तो फिंच बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा है। अब यहाँ पर जेफ फिंच को इस हालत में देख कर काफ़ी टेंशन में आ जाता है और वो भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उसकी मदद करता है। गीली बट्टियाँ उसके सर के ऊपर रखता है और साथ ही साथ डॉग को भी फीड करता है। अब यहाँ पर वो अपनी गाड़ी को सीधे चलाता है और पूरा सफर जारी रखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेफ एक ऐसी सुनसान सिटी में आ चुका है जहाँ वो गाड़ी को रोक देता है। अब अंदर देखता है तो फिंच अभी भी आराम कर रहा है, तो तभी जेफ अपने छोटे रोबोट के साथ निकल जाता है सीधे एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ जरूरी सामान लेने के लिए।
अब यहाँ पर जैसे ही फिंच की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके दोनों रोबोट गाड़ी में नहीं है। अब उसे काफी टेंशन होती है कि ये कैसे मुमकिन है, और वो तुरंत अपना सूट पहन करके नीचे उतरता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो छोटा वाला रोबोट था वो एक चीज की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित होता है और वो एक जाल के अंदर फंस जाता है और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिंच भी वहां आ जाता है, उस रोबोट को देख लेता है और वो उसे हमेशा के लिए वहीं पर शट डाउन कर देता है। तभी यहाँ पर जेफ भी आ जाता है। फिंच जेफ को देख करके चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह काफी खतरनाक है। अब इतना देखने के बाद ये दोनों जल्द से जल्द उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। अब फिंच तुरंत वहां पर उस वैन को स्टार्ट कर देता है और आगे भगा लेता है, पर पीछे से हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी की लाइट्स ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फिंच जेफ को ड्राइविंग दे देता है और खुद पीछे जाकर के बैठ जाता है। अब रात का समय आता है और जैसे ही फिंच की आंखें खुलती है वो साइड मिरर में देखता है तो उनका कोई पीछा कर रहा है। अब ये देखने के बाद फिंच बहुत ज्यादा डर जाता है और वो गाड़ी को तुरंत हाईवे से नीचे उतारने को बोल देता है। अब जेफ जैसे ही उस गाड़ी को पुल के नीचे से ले जाने की कोशिश करता है तो वहां पर वो गाड़ी फंस जाती है और उसका सोलर पैनल भी टूट जाता है। अब यहाँ पर फिंच बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था क्योंकि उसका मानना था कि अब वो गाड़ी वाले उनको देख लेंगे, पर जैसे ही वो नीचे उतरता है तो जेफ क्योंकि काफी खतरनाक ताकतवर था वो अकेला ही गाड़ी को अंदर धक्का दे देता है, वो पुल के अंदर छुपा देता है और वो दुश्मनों की गाड़ी भी ऊपर से निकल जाती है और वो उनको नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर फिंच को दिखाया जाता है जो कि सोलर पैनल को डैमेज देख के बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था और उसका मानना था अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा आगे का सफ़र बेकाम का है। पर यहाँ पर जेफ उसको भरोसा दिलाता है, वो बोलता है मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, इस तरीके से निराश ना हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब अगले दिन सफ़र जारी रहता है और यहाँ पर जेफ कुछ लेटर्स पढ़ रहा था जो कि फिंच के डैड ने उसके लिए लिखे थे। अब तुरंत वहाँ पर एक तितली आकर के विंडशील्ड से टकराती है। ये देख करके वो सीधे ही फिंच को बुलाता है। फिंच बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है यहाँ रेडिएशन बहुत कम है, और जैसे ही अपना हाथ निकालता है तो उसका हाथ नहीं चलता है। ये देख करके फिंच बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली वो बिना किसी सूट के बाहर खुली हवा में सांस ले सकता था। अब इतना देखने के बाद फिंच तुरंत अंदर जाता है और अपना बिल्कुल अच्छा सा न्यू सूट पहन करके बाहर आकर के खुली हवा में जेफ के साथ बैठ करके खूब पार्टी करता है। अब मौके का फायदा मिलते ही जेफ फिंच से उन लेटर्स के बारे में पूछता है। तभी यहाँ पर फिंच बोलता है कि ये लेटर्स मैं बचपन से ही इकट्ठे कर रहा था जो कि मेरे डैड ने लिखे थे। और फिंच बताता है कि वो बचपन से ही गोल्डन गेट ब्रिज पे जाना चाहता था अपने डैड के साथ, जो कि वो कभी नहीं जा पाया। और कहता है कि हम इंसान भी कैसे है कि समय के वक्त हम कहीं पर भी जा नहीं सकते और बिना फालतू की चीजों में समय बर्बाद करते रहते। तभी जेफ फिंच को बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, गोल्डन गेट ब्रिज पे हम अभी चलते तुरंत। तभी यहाँ पर फिंच बोलता है कि नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फिंच यहाँ पर अपने डॉग और जेफ के साथ थोड़ा और समय बिताता है और वो एक बॉल लेकर के आता है जो कि वो सीधे अपने डॉग को देता है। अब डॉग और जेफ इस बॉल से खेलने तो लगते, पर डॉग को अभी भी जेफ पे भरोसा नहीं था और वो बॉल बार बार ले जाकर के फिंच को ही देता था। अब यहाँ पर फिंच कहता है जेफ को कि कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी सीख जाएगा। अब अगले वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिंच की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और ये समझ चुका है कि इसका आखिरी समय आ चुका है। अब जेफ से वो आखिरी मुलाकात करता है और यहाँ पर जेफ भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और दोनों गले लगने लगते हैं। और फिंच के लिए ये समय बहुत ज़्यादा भावना भरा था, इसलिए वो अंदर चला जाता है अकेले ही। अब आखिरी समय वो अपने डॉग के साथ बिताना चाहता है और वो धीरे धीरे एक गहरी नींद में सो जाता है और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेफ बाहर का सामान पैक कर ही रहा था, पर उसे अंदर से डॉग की रोने की आवाज़ आती है। अब वो समझ जाता है कि फिंच इस दुनिया में नहीं रहा और वो उसका अंतिम संस्कार भी वहीं कर देता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि गुड डियर बहुत ज़्यादा उदास था, इसलिए यहाँ पर जेफ उसको वैसे ही खिलाता है जैसे कि फिंच खिलाया करता था और साथ ही साथ उसके साथ बोल बोल भी खेलने लगता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इन दोनों की दूरियां खत्म हो चुकी है और ये बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जेफ सीधे निकलता है सैन फ्रांसिस्को की तरफ, सीधे उस गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ। अब यहाँ पर जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर उनके साथ फिलहाल फिंच तो नहीं था, पर उसकी यादें ज़रूर थी। और यहाँ पर जेफ एक छोटी सी पेंटिंग भी लटका देता है जो कि उस बात का निशान थी कि ये तीनों भी यहाँ हैं। अब इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग वापस जा रहे होते हैं वहाँ पर एक नया लेटर होता है और उस पर किसी लड़की ने लिखा होता है कि हम लोग अभी भी इस एड्रेस के ऊपर है और जिंदा है, अगर किसी को ये लेटर मिलता है तो तुरंत हमारी तरफ पहुँच सकते हैं। और ये देखने के बाद यहाँ पर जेफ को अपनी नई मंजिल मिल चुकी है और वो सीधे उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी के साथ हमारी आज की मूवी ख़त्म होती है दोस्तों।